नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बनेगा उत्तराखंड। जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री बोले, पूरी हैं सभी तैयारियां। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को दिए उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाने के निर्देश। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए कार्यवाही में तेजी लाने की भी हिदायत। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र होगा और मजबूत। केंद्र से 1480 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। 5 साल में धरातल पर उतरेंगी कई काम। देहरादून में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। सरकार पर मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। भाजपा ने आरोपों से किया इनकार। और नंदप्रयाग से चमोली के बीच 21 दिन तक रहेगा मार्ग बंद। नंदप्रयाग स्लाइड जोन से मलबा हटाने की कवायद शुरू। 7 जनवरी तक यातायात डायवर्ट रखने के निर्देश। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में अगले साल जनवरी से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान करते हुए कहा कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा और समाज को नई दिशा देगा। इस तरह उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी धन्यवाद करता हूँ। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलने वाला है। वहीं इससे पहले राज्यसभा में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता को उत्तराखंड में सबसे पहले लागू करने की बात का जिक्र करते हुए कहा था कि यह भाजपा सरकार की अपने वादे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमारी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में समान अधिकार की यह गंगा जो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, वह देश के हर राज्य तक शीघ्र पहुंचेगी। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। आपको बता दें कि आज देहरादून स्थित सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड UIIDB की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा से समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया।
इस विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसी क्रम में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है। इस तरह उत्तराखंड अब जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए जन सामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड की तीसरी बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए की जा रही कार्यवाही में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने 2 नए शहरों को विकसित करने की कार्ययोजना को धरातल पर लाने के लिए तेजी से कार्यवाही करने की भी हिदायत दी। वहीं गंगा और शारदा कॉरिडोर डेवलपमेंट और डाकपत्थर में बनने वाले नॉलेज सिटी के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जून 2026 तक सभी परियोजनाओं पर विधिवत काम शुरू कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत के साथ विकास के मॉडल पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने 251.14 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। शिक्षा विभाग की समीक्षा के बाद उन्होंने साफ किया कि प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जा चुकी है, जिससे अब यहां शिक्षक पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। इसके साथ ही कपकोट के प्राथमिक विद्यालय का उच्चीकरण करने की बात भी कैबिनेट मंत्री ने कही। हमारे शिक्षकों की अब कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। हमारे यहाँ प्राइमरी में टीचर अब पर्याप्त आ गए हैं। एलटी के भी 1500 टीचरों की नियुक्ति होने जा रही है और 20 तारीख को प्रदेश स्तर पे काउंसलिंग और हो रही है ताकि यहाँ 100% टीचर आ सके। मैं आज कपकोट के प्राथमिक विद्यालय, जो कि हमारा बहुत अच्छा विद्यालय, उसमें भी गया था। वहाँ के टीचरों को सम्मानित करने गया था। उसका भी हम उच्चीकरण करेंगे और वहाँ हॉस्टल की ज़रूरत पड़ेगी तो हॉस्टल भी देंगे। 25 कंप्यूटर भी उस विद्यालय को दिए जाएंगे। हम बागेश्वर जिले के लिए कोई कमी नहीं रखेंगे। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिले के अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने खोली में बन रहे जिला चिकित्सालय की जानकारी लेते हुए भूमि हस्तांतरण सहित सभी काम समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 25 करोड़ से क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार की जा रही है। इस दौरान उन्होंने जिले में 50 डॉक्टरों के आवासीय भवन का प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हम बागेश्वर जिले में एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नया बना रहे हैं, उसकी डीपीआर भी आ गई है। उसकी ज़मीन के मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में कागज पूरे होके उसका पैसा हम इसी साल अवमुक्त करने जा रहे हैं। एक 25 करोड़ रुपए की लागत से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। हम बागेश्वर जिले में लगभग 50 डॉक्टरों के लिए हर ब्लॉक स्तर पे आवास भी बनाने के लिए मैंने आज निर्देश दिए हैं। एक हम चाहते हैं कि कपकोट का हॉस्पिटल और बैजनाथ का हॉस्पिटल, इन दोनों का उच्चीकरण के लिए भी मैंने आज दोनों विधायकों से भी कहा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहा कि उसका उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव दे दीजिए। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट प्रोजेक्ट योजना को मंजूरी दे दी है। करीब 1480 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर कई और काम भी होंगे। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार यह प्रोजेक्ट 5 साल का है, जिसका क्रियान्वयन साल 2029 तक किया जाना है। एक तो बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से यह धनराशि स्वीकृत हुई है 1480 करोड़ रुपया, जो 80-20 के रेशियो में है। इसमें 80% हमें भारत सरकार से मिलेगा और 20% हमें राज्य से देना होगा।
उसमें हमें कुल 45 ब्रिज बनने हैं पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और करीब 10 स्थानों पर जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है वो हम मिटिगेशन के वर्क करेंगे, स्लोप स्टेबलाइजेशन के वर्क करेंगे। कुछ फायर स्टेशन बनने हैं, SDRF की बिल्डिंग बननी है, हमारा आपदा में कंट्रोल रूम ACOC बनना है, मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए कई सेंसर और कई उपकरण लगाए जाने हैं। इसके अलावा डिजास्टर शेल्टर बनने हैं, कुछ फायर डिपार्टमेंट की कुछ मशीनें खरीदनी हैं, फायर के कुछ भवन बनने हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ उपकरण खरीद रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई होनी है सब में। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उद्योगपति गौतम अडानी पर चल रहे विवाद और मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर राजभवन तक कूच किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा सरकार पर मणिपुर में चल रहे हिंसा पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, महिलाओं और किसानों के मुद्दे को लेकर भी सरकार को घेरा। जनता त्राहिमाम कर रही, महंगाई से, बेरोजगारी से, ये सारे मुद्दे हैं। खास मुद्दा है अडानी और मोदी का गठबंधन। दूसरा मुद्दा है हमारी मणिपुर के लिए मोदी की चुप्पी। हाँ, हल्ला बोल है पूरे देश के अंदर, भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल है, और जिस तरीके की असहिष्णुता मणिपुर में महिलाओं के का जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, और वहाँ की मणिपुर की सरकार इसको संरक्षण दे रही है, और प्रधानमंत्री जी मौन साधे पड़े हैं, तो इससे भारत की छवि पर, और हमारी बहुत संवेदनशील इलाका है मणिपुर, इन सब चीजों का असर पड़ रहा है। वहीं भाजपा के राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि राजभवन कूच करने का फायदा कांग्रेस को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता वास्तविकता से परिचित है। विहीन है और लगातार जो पराजय उसकी हो रही है, उसको देखते हुए कांग्रेस जो है भ्रम फैलाने की कोशिश करती रहती है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में कांग्रेस पिछले कई चुनाव से मुद्दा उठा रही है, लेकिन जनता ने उनको नकार दिया। यानी कि जनता इस बात को मानती है कि जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कर रही है वो ठीक दिशा में काम कर रही है। और जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, तो केंद्र सरकार पूरी गंभीरता से उसके समाधान के लिए काम कर रही है, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदप्रयाग में बीते 5 महीनों से जमा भूस्खलन के मलबे को हाईवे से हटाने की कवायद शुरू हो गई है। नंदप्रयाग में हाईवे से मलबा हटाने को लेकर नेशनल हाईवे IDCL ने जिला प्रशासन से समय मांगा था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 7 जनवरी तक यातायात डाइवर्ट करने की अनुमति दे दी है। इस दौरान यातायात नंदप्रयाग, कोठियासैंण, चमोली मोटर मार्ग से संचालित किया जाएगा। प्रभारी जिला अधिकारी नंदन कुमार ने कहा कि मलबा हटाने के चलते जनवरी तक चमोली से नंदप्रयाग राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। मार्ग को डाइवर्ट कर चमोली, कोठियासैंण, नंदप्रयाग से संचालित किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन तालमेल बनाकर काम करेगा, ताकि राहगीरों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जो बद्रीनाथ हाईवे है उसके नंदप्रयाग वाले एरिया में बहुत ज़्यादा मलबा था, तो उसके क्रम में NH के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि मलबा निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी, और उसके लिए इन्होंने 7 जनवरी तक का टाइम मांगा था। इसी क्रम में आदेशित किया गया है कि जो नया रूट है, ऑल्टरनेटिव जो रूट है कोठियासैंण के थ्रू, उस रूट में ही गाड़ियाँ चलेंगी, और इसके लिए पुलिस और जो हमारे SDM हैं क्षेत्र के, उनको निर्देशित किया गया है कि उनके आवागमन और सुचारू करने के लिए उचित कार्रवाई करें। सशस्त्र सीमा बल सीमांत मुख्यालय रानीखेत अल्मोड़ा में SSB का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान DIG ने बल के अधिकारियों, कार्मिकों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही बल की उपलब्धियां भी गिनाई। DIG ने सीमांत मुख्यालय रानीखेत के महानिरीक्षक अमित कुमार को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक मिलने और सीमांत मुख्यालय के 3 कार्मिकों को महानिदेशक रजत पदक मिलने पर अपनी शुभकामनाएं दी। DIG ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के साथ साथ अवैध रूप से होने वाली तस्करी को रोकना भी नेपाल और भूटान बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल का मुख्य कर्तव्य है। ये आज हम यहाँ पर हमारे 61st एनिवर्सरी डे मना रहे हैं SSB के। ये सशस्त्र सीमा बल है जो नेपाल बॉर्डर और भूटान बॉर्डर में तैनात है। नेपाल बॉर्डर में 2001 से तैनात है और 2004 से भूटान बॉर्डर में हम तैनात है।
यहाँ पर हमने लोगों को सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर अवैध रूप से होने वाली तस्करी, इस गतिविधियों को रोकना हमारा मेन कर्तव्य है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 दिवसीय जिला स्तरीय बालिका पंचायत कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में ब्लॉक स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने वाली 11 विकास खंडों की स्कूली छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं। बालिका पंचायत कार्यशाला में पहुंचे जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कहा कि बालिकाओं के लिए जिला स्तर पर बहुत कार्य किए जा रहे हैं। बालिकाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। हमारे मेयर का पद भी जो है बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षित है। तमाम रोजगार के हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग 300 शिक्षा स्वयंसेवकों की नियुक्ति जिला खनिज फाउंडेशन से हुई है और मुंबई के पेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लब्ध प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से हम 50 विद्यालयों में IIT और मेडिकल की निःशुल्क कोचिंग का भी कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा जनपद में इनके लिए विभिन्न कंटेंट तैयार किया गया है। सैटरडे को बच्चों को मूवी दिखाई जाएगी। लगभग 45 मूवी हम लोगों ने डाउनलोड किए हैं और उस मूवी पे इनसे चर्चा परिचर्चा की जाएगी और इनके कौशल का विस्तार किया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य गोपाल सिंह गैड़ा ने कहा कि बालिकाओं में आत्मविश्वास जगाने और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही इस कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में अलग अलग प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। हमारा उद्देश्य महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना और ताकि महिलाएं जो है हर क्षेत्र में जो है आगे आ पाएं। और यहाँ पर हमारे जो है ब्लॉक स्तर पर जो बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, वो यहाँ पर जनपद स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें जैसे कि ऐपण प्रतियोगिता है, लोकगीत है, लोक नृत्य है और साथ में जो हमारे ग्लोबल टू लोकल की बात हम करते हैं NEP 2020 में, उसके तहत जो है हमारे लोकल स्तर पर जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसका प्रदर्शन हमारी जो है बालिकाओं के द्वारा किया जाएगा। कार्यशाला के आयोजक डॉक्टर हेमचंद्र जोशी ने कहा कि अब तक 5वीं बार जिला स्तर पर बालिका पंचायत कार्यशाला आयोजित की गई है। बालकों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर 3 लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले SW है, हेल्थ और वेलबींग, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के हमारी शासन, हमारा विभाग चिंतित है। साथ ही साथ बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बहुत अच्छी अपनी बात को समाज के बीच में रख सकें, चाहे एज ए प्रोफेसर हमारे टीचर हों, चाहे हमारे बच्चे हों, इन कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त हो रहे हैं। साथ ही साथ IL की हम बात करते हैं, इन्वॉल्व लर्नर, बच्चे ही ना सीखें बल्कि टीचर्स भी उनके साथ मिलकर के एक ग्रुप के रूप में रहेंगे। ये पता न लगे कौन टीचर है कौन बच्चा है, और दोनों चीज़ें बच्चे सीख रहे होंगे। इन लक्ष्यों को लेकर 21वीं सदी के लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। कुमाऊं मंडल कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में सड़कों के गड्ढे भरने के कार्य में हो रही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया है। सड़कों में गड्ढे होने की शिकायत मिलने के बाद आज कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी शहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़कों में जगह जगह हुए गड्ढों को देखा, साथ ही एक सड़क की खस्ता हालत पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी या विभाग पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुमाऊं कमिश्नर 4 दिन पहले हल्द्वानी में हुए भीषण अग्निकांड वाले घटनास्थल पर भी पहुंचे। इस घटना में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। उन्होंने अग्निकांड के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। डेडलाइंस पूर्व में गड्ढा भरने की दी गई थी। पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद इसको
बढ़ा भी दिया गया था, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि गड्ढों को भरने में हिलावाली हो रही है, लापरवाही बरती जा रही है। अभी एक जगह हम देखने गए थे जहाँ पे RWD का काम 5 लाख का हुआ भी है, बोर्ड भी लगा है, लेकिन मौके पे कोई सड़क नहीं बनी हुई है। यहीं पे एक सीवर का काम हो रहा है जो 3 महीने पहले पूरा हो चुका, लेकिन उसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं। साथ ही साथ अभी जो पिछले दिनों मार्केट में एक आग जलने की घटना हुई थी, उसमें मौके पे मैं देखने आया हूँ हाइड्रेंट में तो आज भी प्रेशर नहीं है और उस दिन भी नहीं था। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इस तरह की लापरवाही अगर कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध फिर जरूर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। तो आज मैंने मौके पे सब स्थल देखे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। टिहरी से खबर, जहां टिहरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं, सड़क, बिजली, पानी आदि को लेकर बैठक की गई। इस दौरान विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि सड़क और पेयजल जैसे मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लिखित रूप में दें ताकि संबंधित विभाग समय पर जवाब पेश कर समस्याओं का समाधान कर सके। उन्होंने अधिकारियों को समय पर योजनाओं को पत्रावली तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सड़क एवं पेयजल के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में संचालित योजनाओं की प्रगति और समस्याओं से भी रूबरू करवाया। उन्होंने साफ किया कि हायर एजुकेशन से जुड़े संस्थानों में कमियां दुरुस्त करने की भी कोशिश की जाएगी। अपनी बात आप लिख करके दे दें, नहीं तो अब तो व्हाट्सएप पे भेज दो, जिससे कि अधिकारी सक्षम हो उसका समाधान तब तक कर ले या उस पर अपना जवाब दे सके। उसी तरह से शिक्षा का क्षेत्र है, जितने हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के जितने हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट हैं, जैसे हमारा बादशाही हॉल का है जो परिसर है, उसी तरह से जैसे हमारा रानी चौधरी वाला परिसर है, उसी तरह से हमारा जो है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ 2 पॉलिटेक्निक हैं, HMI है, होटल मैनेजमेंट का है, हमारे जो ITI हैं। अब उनकी क्या स्थिति है कुछ पता ही नहीं है, कहीं पर कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त करेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन जो है वो सरकार को दे दो। देवप्रयाग के सौड़ में रेल परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में मॉक ड्रिल कर बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा के दौरान के प्रबंधन की व्यवस्थाओं को परखा गया। मॉक ड्रिल के तहत सुरंग में फंसे 10 मजदूरों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। जिला कार्यालय स्थित सभागार में स्थापित कंट्रोल रूम से मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत इस मॉक ड्रिल पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य कमियों को देखकर उसको दूर करना है ताकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आती है तो तैयारी पूरी रहे। तो इस तरह से रेस्क्यू किया गया और इसमें हमने देखा कि हमारा जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है। तो इसमें जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से हमने टाइमली इसको किया है और जो हमारा फोर्स है NDRF SDRF है उनके द्वारा भी तत्काल इसमें मदद पहुंचाई। चमोली जिले के गौचर में आज पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में रहने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में कुमाऊं मंडल सेवानिवृत्त CAPF के अध्यक्ष मनोहर सिंह नेगी ने पूर्व सैनिकों के मुद्दों और उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उच्च कार्यालयों में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पहले के मुद्दों पर हो रही कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, इसलिए जवान को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। उत्तराखंड एक पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ पे जो हम रिटायर्ड लोग रह रहे हैं इसके लिए CGHS गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है उसकी डिस्पेंसरिया नहीं है। तो अभी डिक्लेयर किया गया कि एक हल्द्वानी में और नैनीताल में खोलने की, ऑलरेडी एक देहरादून में है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द और CGHS की डिस्पेंसरिया खोली जाए। ये 3 बातें मेन थी, एक तो पेंशन का, दूसरा अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का, तीसरा मेडिकल सुविधाओं का। चमोली जिले में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की योजनाओं का असर धरातल पर दिखने लगा है। जिले के युवा कृषि और उद्यान विभाग की मदद से लिलियम और जरबेरा फूल के साथ ही कीवी की फसल उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। जिले के युवा नीरज भट्ट
कृषि एवं उद्यान विभाग की मदद से लगभग 10,000 से अधिक लिलियम के फूल की खेती कर रहे हैं। बीटेक का कोर्स कर चुके नीरज भट्ट का कहना है कि लिलियम, जरबेरा और कीवी की खेती से उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसके लिए विभाग से सब्सिडी मिलती है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद की जाती है। पिछले विगत 2 वर्षों से लिलियम की खेती रॉली वार्ड में कर रहा हूँ। इसमें उद्यान विभाग की तरफ से हमें 80% की सब्सिडी दी जा रही है। बाकी जो विपणन की जो मदद है वो भी हमें विभाग के द्वारा ही मिल रही है। और जो हमें इसमें मूल्य जो मतलब हमारी इसमें जो इनकम हो रही है काफ़ी अच्छी इनकम है। और विगत 2 वर्ष से मैं खुद इस खेती को कर रहा हूँ। इस वर्ष मैंने फिर से विभाग की मदद लेके 80% सब्सिडी में कम से कम 10,000 पुष्प लगाए हुए हैं। और विपणन की जो जिम्मेदारी है सारी वो विभाग की तरफ से ही की जा रही है। और इस बार हमें उम्मीद है कि हमें पिछले वर्ष से और अच्छा इसमें जो है दाम मिलने की हमें उम्मीद है। नीरज भट्ट ने अन्य युवाओं से भी कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लिलियम और जरबेरा की खेती के लिए विभाग की तरफ से हर तरह की सहायता मिलती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे काम करने के लिए। जैसे मैं इसमें खुद लिलियम की खेती कर रहा हूँ, कीवी की खेती कर रहा हूँ। 30 नाली मेरे पास इस समय जो है पूरा क्षेत्र जो है मैंने अपने पास ले रखा है। उसमें कुछ ज़मीन मेरी अपनी है, कुछ मैंने लीज पे ली हुई है। लीज पे आप लेके कर सकते हैं। और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है। जैसे मैं लिलियम कर रहा हूँ विभाग की सहायता से, हम कीवी कर रहे हैं इस समय, जरबेरा की खेती मैं कर रहा हूँ इस टाइम पे। और चौथी चीज़ जो मैंने स्वयं से की है वो केसर की खेती भी मैंने इस बार शुरू की है। तो मैं जितने भी हमारे भाई लोग हैं उनसे यही विनती करूंगा कि अगर आप लोग कुछ करना चाहें तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं या विभाग से आप उनसे चीज़ों पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत। वहीं जिले के कृषि एवं उद्यान अधिकारी जेपी तिवारी का कहना है कि इस बार 35,000 लिलियम के बल्ब किसानों को वितरित किए गए हैं। यह पॉली हाउस में रोपित किए गए हैं। बाजार में इन फूलों की अच्छी कीमत मिलती है। नहीं, इस बार जो ये खरीफ ऋतु थी इसमें हमने 35,000 लिलियम के बल्ब किसानों के बीच में वितरित किए हैं। और सबसे अच्छी बात है ये प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर यानी पॉली हाउस के अंतर्गत ये लिलियम के जो बल्ब्स हैं वो रोपित किए गए हैं। और इससे भी अच्छी बात ये है कि इसमें युवा काफी आकर्षित हो रहे हैं। ये उम्मीद है कि एक जो हमारा स्टिक्स है लिलियम का वो 30-35 रुपए प्रति स्टिक बिकेगा। और एक पॉली हाउस से एक जो हमारा नौजवान है वो एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर पाएगा। और इसके साथ ही साथ हमने लिलियम की मार्केटिंग के लिए बाईबैक की व्यवस्था कर रखी है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश बनेगा उत्तराखंड। जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री बोले पूरी हैं सभी तैयारियां। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को दिए उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए 4 सप्ताह में पॉलिसी बनाने के निर्देश। पंतनगर और देहरादून एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के लिए कार्यवाही में तेजी लाने की भी हिदायत। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र होगा और मजबूत। केंद्र से 1480 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी। 5 साल में धरातल पर उतरेंगी कई काम। देहरादून में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। सरकार पर मणिपुर हिंसा पर चुप्पी साधने का लगाया आरोप। भाजपा ने आरोपों से किया इनकार। और नंदप्रयाग से चमोली के बीच 21 दिन तक रहेगा मार्ग बंद। नंदप्रयाग स्लाइड जोन से मलबा हटाने की कवायद शुरू। 7 जनवरी तक यातायात डाइवर्ट रखने के निर्देश। अभी के समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।